नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्टी से निष्कासन के बाद आज अखिलेश यादव की विधायकों के साथ बैठक। रामगोपाल यादव ने बताया असंवैधानिक फैसला। मुलायम सिंह यादव ने भी बुलाई बैठक। एक जनवरी से एटीएम से निकलेंगे 4,500 रुपए। आरबीआई ने बढ़ाई नकदी निकासी की सीमा। नोट अध्यादेश को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। टीएमसी सांसद तापस पॉल गिरफ्तार। रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप। ममता बनर्जी ने बताया बदले की कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में चीन के रवैये पर भारत का सख्त ऐतराज। अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने पर चीन ने लगाया अड़ंगा। आजीवन अध्यक्ष मामले में ओलंपिक संघ की मान्यता निलंबित। नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई। खेल मंत्री ने कहा फैसला वापस न लेने तक जारी रहेगा निलंबन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सियासी जंग तेज हो गई है। कल अखिलेश यादव के निष्कासन के बाद समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर शिवपाल यादव और अमर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। अखिलेश यादव ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस बीच पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह की तरफ से भी सुबह 10:30 बजे के करीब बैठक बुलाए जाने की खबर है। समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह 9:30 बजे उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में उनका जोर विधायकों का भरोसा हासिल करने पर होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोग नेताजी को गुमराह कर रहे हैं। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद से ही अखिलेश यादव के आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पार्टी विधायकों से लेकर कैबिनेट मंत्री तक उनके आवास पहुंच गए। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की है। शुक्रवार को पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। मुलायम सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई 1 जनवरी को आपातकालीन राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने और प्रत्याशियों की सूची जारी करने की वजह से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि रामगोपाल ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन पर कायम रहने की बात कही है। ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है। समाजवादी पार्टी में संकट के बीच कांग्रेस ने भी सभी विकल्प खुले रखे हैं। पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राम नाईक उत्तर प्रदेश के बदलते राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के निष्कासन पर दूसरे दलों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। परिवार टूटता है तो पार्टियां बिखर जाती हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो अखिलेश यादव जी को पहले ही खारिज कर दिया था, क्योंकि वो जो दायित्व उनके पास था, जो जिम्मेदारियां उनके पास थी, जो वायदे उन्होंने किए थे, जो घोषणाएं उन्होंने की थी, उनमें वो पूरी तरह से विफल रहे। समाजवादी पार्टी को अपने अंतर कलह का निर्णय स्वयं करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जहां एक चुनी हुई सरकार है वहां इन अनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है। समाजवादी पार्टी है, उसमें हम सब लोग साथ थे, काफी मेहनत करके हम लोगों ने पार्टी खड़ी की थी, लेकिन अब वो अलग है तो ये आंतरिक मामला उनका, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है। इस प्रकार से एक पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो जाना, ये ना उनके हक में है ना उत्तर प्रदेश के हक में है।
और मुलायम सिंह जी से कम ये नहीं आशा की जा सकती थी, क्योंकि उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव था, उसका वो इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ और अहम खबरें। शुक्रवार को आरबीआई ने जनता को राहत देते हुए एटीएम से निकाली जाने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 1 जनवरी से एटीएम से 4,500 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। फिलहाल ये सीमा 2,500 रुपए तक निकाले जाने की है। हालांकि साप्ताहिक सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई भी खाता धारक बैंक या एटीएम से एक हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाल सकता है। आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक हालात की समीक्षा के आधार पर नए साल के पहले दिन से बदलाव का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने 9 नवंबर से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किए जाने के बाद बैंक के साथ साथ एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी थी, जिसमें समय समय पर फेरबदल भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भीम ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए अब बिना इंटरनेट के भी अंगूठे से इससे पेमेंट हो सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपका अंगूठा आपका बैंक और आपका अंगूठा आपकी पहचान है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम रखा गया है। वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के धन पर देश के गरीबों का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। इस मौके पर उनके निशाने पर विपक्षी पार्टियां भी रहीं। उन्होंने कहा कि निराशावादी लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी। ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिधन मेले में शामिल हुए। मेले में बैंक, वॉलेट और निजी भागीदारों के 65 स्टॉल भी मेले में लगाए गए थे। इससे पहले ऐसा ही मेला देहरादून, पणजी, गुरुग्राम और लुधियाना में लगाया जा चुका है। अगले साल 14 अप्रैल तक देश भर में ऐसे 100 मेले लगाए जाएंगे। मेले का उद्देश्य डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी देना और जागरूक बनाना है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की और कहा कि नोटबंदी ने सरकार के कुप्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि बैंकों में सामान्य स्थिति बन गई है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन 2000 के नए नोटों की गड्डियां पकड़ी जा रही हैं। इससे आरबीआई और बैंकों के स्तर पर भ्रष्टाचार का पता चलता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर जल्द ही अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। Government has not uttered a word about compensating the people for the economic losses heaped upon them by demonetization. The government has tried to change the narrative from black money and corruption to a cashless economy. लेकिन इन आरोपों का जवाब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद राजस्व वसूली के आंकड़े उत्साहजनक हैं और इससे विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई है। The direct taxation is directly related to the extent of income, and income is related to the economic environment and the economic activity. So it's expansion of economic activity which can lead to higher income. There are no additional taxes there which have been imposed. नोटबंदी के बाद से ही केंद्र सरकार और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां गरीबों, किसानों और व्यापारियों को राहत देने की मांग कर चुके हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस की मांग को विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं। आखिरी दिन बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम रही, लेकिन आरबीआई के बाहर पुराने नोट बदलवाने वाले की बड़ी तादाद दिखाई दी। लोग दिक्कतों को लेकर अब भी परेशान हैं और नकदी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने के लिए शुक्रवार आखिरी दिन था, लेकिन बैंकों के मुकाबले रिजर्व बैंक के दफ्तरों पर भीड़ ज्यादा थी। यहाँ पहुंचे लोग पुराने नोट बदलवाने आए थे और सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग अब भी परेशानी की बात कर रहे हैं तो कुछ तारीफ भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो लाइनों में फर्क आया है, थोड़ा बहुत पैसे भी मिलने शुरू हुए हैं, मगर अभी तक वो सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ। जिस चीज को हम उम्मीद कर रहे थे 50 दिन बाद मतलब एक फ्लो में आ जाएगा, वो चीज नहीं है। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। मैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे 2 दिन लाइन में खड़ा हूँ। आज भी लाइन में हूँ और फर्स्ट डे भी लाइन में था। बस कुछ बैंकें जो पैसा नहीं ले रही है उसके कारण जरूर प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम होती जा रही है। पुराने नोट जमा कराने के मुकाबले लोग अब नकदी निकालने बैंकों में आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि वेतन आते ही कतारें फिर से लंबी हो जाएंगी। मेरे को ऐसा ये समझ में नहीं आया 50 दिन बाद अभी तक हमें कौन सा फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आज की डेट में बैंक की लाइन छोटी है, 4 दिन बाद फिर लाइन बढ़ जाएगी जब सैलरी आएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है 31 तक सेम रहेगी सिचुएशन। 1 तारीख के बाद आदत हो जाएगी, ये आदत डालनी पड़ेगी इसी चीज़ की। अब आई हैव 2000 नोट्स, आई डोंट हैव 500 नोट्स। मुझे इमरजेंसीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विड्रॉल लिमिट्स इंक्रीज हो जाएं, थिंग्स विल बी कंफर्टेबल। आफ्टर 50 days, still people are finding difficult in getting cash. Change, I mean. इस बीच आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को 31 दिसंबर तक सभी पुराने नोट आरबीआई के पास जमा कराने होंगे। 31 दिसंबर के बाद पुराने नोट बैंकों के कैश बैलेंस का हिस्सा नहीं होंगे। नोटबंदी 8 नवंबर की आधी रात से शुरू हुई थी। अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक पुराने नोट वजह बताकर सिर्फ आरबीआई के केंद्रों पर ही जमा कराए जा सकते हैं। इसके बाद 10 से अधिक पुराने नोट रखने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की राजधानी दिल्ली, जहां आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी की तलाश में रैन बसेरे और फुटपाथ हैं जिनकी पहचान। ये पूरे लोग ऐसे भूखे मरते हैं साहब, ठंड के मारे तो ऐसे कांपते और मर भी जाते हैं। जमी है बिस्तर और आसमां है जिनकी चादर। बड़े से बड़े आदमी लोग कहते हैं ये तो कंगला है। देखिए आशियाने की तलाश, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ध्रुपद दरभंगा घराने की 13वीं पीढ़ी। जिन्होंने ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए उठाया बीड़ा और किए नित नए प्रयास। नौकरी मुझे ऑफर हुई थी इस समय, जब समय रिसेशन चल रहा था। फिर भी उस नौकरी को मैंने मना किया और संगीत नाटक अकेडमी मैंने ज्वाइन किया। गायन शैली में साहित्यपूर्ण बंदिशों का महत्व, ये मेरा टॉपिक है और मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ इसमें। मिलिए शख्सियत में दरभंगा ध्रुपद घराने के 2 ताबिंदा सितारों प्रशांत मलिक और निशांत मलिक से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरोजनी नायडू, स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद तापस पॉल की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर उनकी पार्टी के विरोध के चलते ये कार्रवाई की गई। सीबीआई ने कल रोज वैली चिटफंड घोटाले में तापस पॉल को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर 17,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप है।
इससे पहले सीबीआई उन्हें और सुदीप बंदोपाध्याय को 30 दिसंबर तक पेश होने के लिए कह चुकी है। इधर बीजेपी ने तापस पॉल की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बताया है। अरुणाचल प्रदेश में फिर सियासी संकट पैदा हो गया है। सत्ताधारी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए की ओर से मुख्यमंत्री पेमा खांडू को निलंबित करने के बाद राजनीति तेजी से बदलती रही। पीपीए की तरफ से तकम्पारियों नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो पेमा खांडू सरकार का समर्थन करेगी। अरुणाचल प्रदेश में नया सियासी संकट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से निलंबन के साथ शुरू हुआ। बीती रात पीपीए ने मुख्यमंत्री के साथ 6 और विधायकों को पार्टी से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया। इसमें उप मुख्यमंत्री चौवना मैन भी शामिल हैं। पीपीए का आरोप है कि सभी निलंबित नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। We are just not happy with the leadership of Pema Khandu. He has not been able to, take the party into confidence whenever any policy decision has to be taken. Mere sudden, consultation has to be there, but then that has been completely missing. And then I must admit that there has been completely, communication gap between the organization, party organization, and the governance. पीपीए को समर्थन दे रही बीजेपी ने पेमा खांडू का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। PPA is a alliance partner of BJP, but sudden decision of the PPA to change leadership Pema Khandu as chief minister is not acceptable to us. 60 सदस्यों वाली विधानसभा में पीपीए के 43 विधायक हैं, बीजेपी के 12, कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस इस संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। The mandate of people of Arunachal Pradesh was trampled upon with the help of BJP. The independents who then proceeded to defect and constitute their own party are once again playing the game of defections. अरुणाचल में सियासी संकट 1 साल से चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ बगावत के बाद कुछ दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद कलिखोपुल मुख्यमंत्री बन गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने नबाम तुकी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। नबाम तुकी की जगह कांग्रेस ने पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 1 महीने बाद ही वो अपने समर्थकों के साथ पीपीए में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच अरुणाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पेमा खांडू अब भी मुख्यमंत्री हैं और उन्हें 49 विधायकों का समर्थन हासिल है। We have 60 MLAs in the assembly, and we are now having 49 legislators supporting the Pema Khandu's leadership, which includes 12 MLAs from BJP and 2 independents. अनिल बैजल आज दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजनिवास पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत राजनीति से जुड़ी कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। बैजल नजीब जंग की जगह लेंगे, जिन्होंने 22 दिसंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल दिल्ली के 20वें उपराज्यपाल होंगे। इससे पहले वो वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी वो कई अहम विभागों में काम कर चुके हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में हुए खदान हादसे में अब तक 11 शवों को निकाला जा चुका है। अब भी कई लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बचाव के काम में एनडीआरएफ को लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। ललमटिया में हुए खदान हादसे के बाद इलाके में दहशत है। हादसे की खबर फैलते ही लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। पुलिस और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटा है। इसमें एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। अभी जो प्राइमा फेसी लगता है कि ये ओबी सब्सिडेंस शायद नहीं है। इसमें जो मेन जो सरफेस है वही धसा है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, जो नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी ऑपरेशन करके इसको कम से कम पता कर सके कि क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रघुबर दास से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रघुबर दास ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पीयूष गोयल जी ने भी हमें फोन की थी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीजीएम सेफ्टी को भेज रहे हैं पूरी घटना की जांच करने के, कि लापरवाही की घटना हुई, क्या कमी थी, क्या कारण था, और जांच करके जो भी अधिकारी दोषी होंगे भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ये खदान गुरुवार शाम 7:30 बजे धंस गई थी। ये खदान गोड्डा जिले में पड़ती है। इस खदान को ईसीएल ने राजमहल महालक्ष्मी खनन कंपनी को लीज पर दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया है। इससे पहले 2 बार चीन ने तकनीकी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया था। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में चीन का दोहरे मापदंड सामने आए हैं और भारत ने कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन खुद आतंकवाद से पीड़ित है। ऐसे में उसका फैसला अचरज में डालने वाला है। The inability of the international community to list its leader Masood Azhar is an unfortunate blow to the concerted efforts to effectively counter all forms of terrorism and confirms prevalence of double standards in the fight against terrorism. सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से नाराज खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता निलंबित कर दी है। ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक भारतीय ओलंपिक संघ कलमाड़ी और चौटाला को चुने जाने के फैसले को वापस नहीं लेते। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार गलत चीजों का समर्थन नहीं कर सकती। इससे पहले सरकार ने इस मामले पर आईओए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, लेकिन संघ ने इसका जवाब नहीं दिया। आईओए ने इसके लिए 15 दिन का समय मांगा था। निलंबन के दौरान संघ को सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता, सहूलियत या खास रियायतों पर अधिकार नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने आईओए में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने से बत्रा नाराज थे और इस्तीफे से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। ये एक फैसला बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हैं उसके खिलाफ था। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि आईओए की मान्यता को निलंबित कर दिया जाए तब तक जब तक कि ये अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं। चुनाव हैकिंग मामले में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे महान कदम बताया। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं जानता हूं कि पुतिन काफी समझदार हैं। गुरुवार को चुनाव हैकिंग मामले में अमेरिका ने रूस के 35 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्हें 72 घंटे का समय दिया गया। जवाब में रूस के विदेश मंत्रालय ने भी 35 अमेरिकी राजनयिकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे रूसी राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि रूस ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई अहम ईमेल हैक करके गोपनीय जानकारी जुटाई थी, जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताना था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल शेपिंग इंडियाज फ्यूचर एसेज इन मेमोरी ऑफ आबिद हुसैन किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब न सिर्फ अध्ययन सामग्री है बल्कि बहस के लिए भी अहम है। आबिद हुसैन 90 के दशक में अमेरिका के राजदूत रहे हैं। किताब का संपादन दीपक नैयर और राना हसन ने किया है। इस मौके पर विदेश सेवा के अधिकारी और राजनयिक मौजूद थे। It is certainly very tempting because it not only recollects memories of Abid Saab from individuals who knew him very well, but it contains 9 essays which are of relevance to public debate. और अब बात मौसम की। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते 4 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जबकि 69 देरी से चल रही हैं। वहीं 3 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध। देश के अधिकतर इलाके इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं।
श्रीनगर में रात का पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भुवनेश्वर में 5.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पटना में भी पारा गिरकर 4.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस टाइम धुंध ने बहुत ज्यादा वक्त पाया है, आन जान वैसे बहुत मुश्किल आ रही है। ट्रैफिक से पता नहीं कुछ लग रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा है। इतना बहुत घटनावां हो सकती हैं, बहुत बुरा हाल है धुंध का। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा ही ठंड है। हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, इस हालात पर चल रही है मौसम। घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। धुंध की वजह से 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देरी से चल रही हैं, जबकि 2 घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। धुंध के चलते 54 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। दिल्ली से चलने वाली 12 ट्रेनों का समय बदला गया। कहीं आना जाना मुश्किल कर दिया है। ट्रेनों का भी कोई अता पता नहीं है, कोई 12 घंटा लेट, कोई 15 घंटा लेट चल रही है ट्रेन, बड़ी मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पार्टी से निष्कासन के बाद आज अखिलेश यादव के विधायकों के साथ बैठक। रामगोपाल यादव ने बताया असंवैधानिक फैसला। मुलायम सिंह यादव ने भी बुलाई बैठक। एक जनवरी से एटीएम से निकलेंगे 4,500 रुपए। आरबीआई ने बढ़ाई नकदी निकासी की सीमा। नोट अध्यादेश को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। टीएमसी सांसद तापस पॉल गिरफ्तार। रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप। ममता बनर्जी ने बताया बदले की कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में चीन के रवैये पर भारत का सख्त ऐतराज। अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने पर चीन ने लगाया है अड़ंगा। और आजीवन अध्यक्ष मामले में ओलंपिक संघ की मान्यता निलंबित। नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई। खेल मंत्री ने कहा फैसला वापस न लेने तक जारी रहेगा निलंबन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।